Good morning, students. This session is for class 8th, and today we are going to study Red Data book. Okay, students, in previous classes we have completed many very important topics like ecosystem, then biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuaries, endangered and extinct species. So students, try to revise that topics because that are very important, and that will help you to understand your social science also. So try to locate the locations given in previous classes on your map, so it will help you to understand the map work also. Let's start the today topic, that is Red Data book. Okay, so you can see here, and we are going to start the topic with the same story which we have already started in the beginning of this chapter. Okay, so let's see. Professor Ahmed explains about Red Data book to the children. So Professor Ahmed जो है बच्चों को Red Data book के बारे में बता रहे हैं. अब वो जो बता रहे हैं वही हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं. So let's start. He tells them that Red Data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So students, ये एक बुक है जो कि सभी ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इस बुक में. ठीक है, सो यू कैन सी हियर इट इज द बुक विच इज यूज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड internationally by an organization. India also maintains red data book for plants and animals found in India. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड डेटा बुक है जो इंटरनेशनल लेवल की है, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं, और हम लोग अपनी कंट्री के लिए एक अलग से अपनी रेड डेटा बुक जो लेते हैं, जो अपने कंट्री के लिए जो भी एनिमल और प्लांट है अपनी कंट्री का, उन एनिमल और प्लांट का इसमें रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं. तो होता क्या है एक्चुअली रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड किसका है? वो रिकॉर्ड है सभी इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट का. तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये रेड डेटा बुक एक बुक है जो रिकॉर्ड रखती है इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट का. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेड डेटा बुक. Okay, and now you will be able to write and you will be able to give answer about red data book. Now our next topic is migration. So students, I hope you know the word meaning of migration. Migration word का meaning क्या है पहले इसको समझते हैं, और उसी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स कहीं प्लेस से कहीं और चले जाना. ठीक है, तो देखते हैं ये वर्ड यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है. तो इसके बारे में देखो बता रहे हैं तुम्हें जो माधव जी हैं, क्या बता रहे हैं? द एक्सकर्सन पार्टी देन इंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. तो जो बच्चे और जो उनके टीचर हैं वो सभी डीप फॉरेस्ट के अंदर चले गए हैं, और माधव जी अब माधव जी के गाइडेंस में अंदर गए हैं, और दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. और वो तवा रिजर्वायर के पास बैठ गए हैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे पहेली के ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती हैं. तो देखिए, पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर. तो पहेली ने क्या देखा? रिवर के पास बहुत सारे बर्ड्स को देखा. यहाँ पे सम मीन्स कुछ, तो आप यहाँ बोल सकते हैं पहेली ने यहाँ पे कुछ बर्ड्स को देखा. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड. तो माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये सभी माइग्रेटरी बर्ड हैं. दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सभी जो बर्ड है वो वर्ल्ड के अलग अलग जो पार्ट है वहाँ से यहाँ पे आते हैं. तो क्योंकि जो बर्ड हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग पार्ट से, जो तवा रिजर्वायर है वहाँ पे जो रिवर है वहाँ पे आते हैं,
तो इसलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होती है, जो बर्ड होती हैं वो किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे अपने लाइफ को बचाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं वो बेहतर होती हैं। तो जहाँ पे उनको लगती है कि उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है, नेचुरल कंडीशंस उनके लिए बेहतर होती हैं, वो उसी तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से दूसरे पार्ट में कंट्री के चले जाते हैं। ठीक है, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज द weather in their natural habitat become very cold and inhospitable। तो ये जो बर्ड होती हैं वो एग ले करने के लिए अपने जो डिफरेंट अपने जो लोकेशंस होते हैं उसको चेंज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जिससे उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो बहुत कोल्ड हो जाता है और उनको एक प्रॉपर एक नॉर्मल कंडीशन या एक आप बोल सकते हैं कि एक बेहतर नेचुरल कंडीशन चाहिए होती है अपनी लाइफ और एग लेइंग करने के लिए। ठीक है, नाउ बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बर्ड्स हु कवर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। तो ऐसे सभी बर्ड जो कि कवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड, दूसरे जगह पे जाने के लिए, उनको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। पहली लर्न इन क्लास 7th, आप भी क्लास 7th में इसको पढ़ चुके हैं कि माइग्रेटरी बर्ड क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड वो बर्ड हैं जो अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए किसी दूसरे लैंड पे जाने के लिए बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। तो एक बार माइग्रेटरी बर्ड के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पॉइंट है यहाँ से, माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। These birds have flown here from other part of the world. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. Okay, they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, as you have learned in class 7. So you can see here, Paheli is also student of class 8 and she learned these things in class 7. You are also student of class 8. It means you learned in these things in class 7. Okay. Students, our next topic is recycling of paper. So you know what is meaning of recycling. I hope you know what is meaning of recycling. So let's see here. Professor Ahmed draws attention of the children to another cause of deforestation. तो अब यहाँ पे प्रोफेसर अहमद बच्चों को डिफॉरेस्टेशन के और भी डिफरेंट जो कॉज है उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, सो प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रेन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद बच्चों को डिफॉरेस्टेशन के कॉज के बारे में बताने जा रहे हैं। वो जो बताएंगे उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और हम भी ये चीज़ें जानते हैं पहले से, फिर भी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं और रिवाइज करने जा रहे हैं, चीज़ों को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही टेल्स देम दैट it takes 17 full grown trees to make 1 tons of paper। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए हमको 17 फुल ग्रोन ट्रीज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है,
17 full grown tree to make 1 ton of paper. So I hope you can see this line. This is very important. So you can see here, he tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 tons of paper. Therefore we should save paper. इसलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए, बिकॉज पेपर वेस्ट करेंगे तो फिर और ज़्यादा हमें ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, ट्री को कट करेंगे और पेपर बनाएंगे. तो ट्राई टू सेव ट्रीज. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़. तो यहाँ पे हम लोग जो पेपर यूज़ करते हैं उस पेपर को आप 5 to 7 टाइम्स यहाँ पे रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब उसको बार बार रिसाइकल करके अपने यूज़ के लायक बना सकते हैं. तो आप देख सकते हैं, प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़. इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर. तो यहाँ पे अगर आप एक पेपर पर डे सेव करते हैं तो आप बहुत सारे ट्री को एक साल में सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी बहुत ही लॉन्ग पॉपुलेशन है, बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है हमारी, और अगर सारे बच्चे पर डे 1 पेपर सेव करें तो पूरे इंडिया के बच्चे कितने पेपर सेव कर सकते हैं, और उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कितने टन्स पेपर सेव किए जा सकते हैं और उससे कितने ट्रीज़ को सेव किया जा सकता है. आप देख सकते हैं कि 1 टन पेपर सेव करने पे आप 17 ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी शुड सेव रीयूज यूज पेपर एंड रिसाइकल्ड इट. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स है, हमें पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए यूज पेपर एंड रिसाइकल करना चाहिए. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. तो आप देख सकते हैं कि पेपर सेव करके आप क्या क्या चीज़ों को सेव कर रहे हैं. तो आप न सिर्फ ट्री को बल्कि आप सेव कर रहे हैं एनर्जी, आप सेव कर रहे हैं वाटर, ठीक है. और क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चरिंग होती है पेपर की, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आप पेपर सेव कर रहे हैं इट मीन्स आप एनर्जी और वाटर के साथ साथ ट्री को भी सेव कर रहे हैं. तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं पेपर सेव करने के, ठीक है. तो ट्राई टू डू दिस, डोंट ट्राई टू वेस्ट एनी पेपर, ओके. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reused. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ ही आप उन केमिकल्स को भी बचा रहे हैं जिनका यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर सेव करके हम लोग बहुत सारी ट्रीज, देन वाटर, देन एनर्जी, देन केमिकल, ये सारी चीज़ों को सेव कर रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. स्टूडेंट्स ट्राई टू सेव दीज थिंग्स, ओके. नाउ यू कैन सी हियर, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू बी प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो आप देख सकते हैं क्या डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग. आपको क्या लगता है, आपको जैसा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं, ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्या डिफॉरेस्टेशन जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन. तो आइए सोल्यूशन के बारे में देखते हैं. एंड यू कैन सी द टॉपिक रीफॉरेस्टेशन. आपको पता है रीफॉरेस्टेशन क्या होता है,
व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? रीफॉरेस्टेशन, तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर अहमद रीफॉरेस्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं और परमानेंट सोल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे ये आंसर है। रीफॉरेस्टेशन मीन्स आप जो नए नए ट्रीज लगाते हैं, ट्री प्लांट करते हैं जिससे कि फॉरेस्ट को इंक्रीज करते हैं, उसी प्रोसेस को रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन में हम जो हमारे ट्रीज हैं उनको कट करते हैं, कटिंग करके उसका यूज़ करते हैं। तो जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। अब हमें क्या करना होगा, हमें रीफॉरेस्टेशन इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रीफॉरेस्टेशन को यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रीफॉरेस्टेशन इज restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं the planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. तो जो भी हम लोग फॉरेस्ट नया जनरेट करने जा रहे हैं वहाँ पे जो यहाँ पे प्लांटेड ट्रीज हैं वो देख रहे हैं वो उसी टाइप की स्पीसीज है जैसा कि वो फॉरेस्ट है। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। तो जितने हमने कट किए हैं कम से कम हमें उतने ट्रीज तो प्लांट करने ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। यहाँ पे रीफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होता है। आप देखते हैं अगर कहीं पे फील्ड है उसको कंटिन्यूसली कई सालों के लिए छोड़ देते तो वहाँ पे अपने आप जो है नए नए ट्रीज़ वहाँ पे आने लग जाते हैं, जो कि जिसको रीफॉरेस्टेशन, एक नेचुरल रीफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी if the deforested areas is left undisturbed, it restabilizes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. So student, this is very important. यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया है, जहाँ से ट्रीज़ को काट दिया गया है, अगर उस एरिया को बिना किसी डिस्टरबेंस के छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो अपने आप वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाता है, बट इट विल टेक टाइम और इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो अपने आप हो जाता है, बट यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए एनिमल्स का, ह्यूमन बीइंग्स का। जनरली एनिमल्स क्या होते हैं, जो हमारे छोटे ट्रीज होते हैं उनको खा जाते हैं और वहाँ पे फिर नेचुरल रिफॉरेस्टेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमें जो एरिया है, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है, उसको अनडिस्टर्ब रखना है, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस वहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। और वहाँ पे हम देखेंगे कि लॉन्ग टाइम के बाद अपने आप फिर से वैसा ही डेंस फॉरेस्ट जनरेट हो जाता है। नाउ वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमने पहले से ही अपने जो फॉरेस्ट है उनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया है। ठीक है, और अब हम और ज़्यादा करेंगे तो फिर कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं if we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees only the option। तो आप देख सकते हैं अगर हम अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए ग्रीन वेल्थ मतलब फॉरेस्ट को बचाए रखना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को कम से कम एक ट्री तो ज़रूर प्लांट करना चाहिए अपनी लाइफ में, और आप जितने ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं ज़रूर करें।
ठीक है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, योर नेक्स्ट generation and for our environment. Okay, so try to do these things. If you have any option, please do it this by as early as possible. Okay, so अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप ट्री प्लांट कर सकते हैं, ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे आगे देखते हैं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो यहाँ पे इन इंडिया मतलब हमारी कंट्री में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए इस एक्ट का जो एम है वो क्या है, तो इस एक्ट का एम है प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। तो नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसको प्रिवेंट करना है और उसको कंजर्व करना है, and meeting the basic needs of the people living in and near the forest। और उन सभी लोगों जो कि फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनकी बेसिक नीड को भी पूरा करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट बनाए गए हैं। इन एक्ट्स के डिफरेंट एम्स होते हैं और जो लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। तो यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद माधव जी ने बच्चों से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जंगल में सनसेट के बाद रहना सही नहीं है। ओके, सो यू कैन सी हियर after some rest Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। On getting back, Professor Ahmed and children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience। तो वापस जाते हुए जो प्रोफेसर हैं और जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन सभी ने माधव जी को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने बच्चों को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस दिए हैं, चीज़ों के बारे में बताया है, दिखाया है और गाइड किया है। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक टू से थैंक्स टू अदर्स, सो मस्ट डेवलप दिस टाइप ऑफ मोरल वैल्यूज इन योर सेल्फ टू से थैंक यू फॉर दोज हु आर गिविंग यू सम नॉलेज, हु आर हेल्पिंग यू इन एनी वे, who are trying to help you, who are continuously guiding you। Okay, so try to say them thanks, try to improve these type of moral habits in your daily life। Okay, so students, we have completed this chapter by the text given in your NCERT book। We will study the chapter with the help of PPT in the next session and then we will solve the questions given in your NCERT book and we will provide you answer of all the questions in form of the text like this on your screen। Let's see the keyword of this chapter। The first one is biodiversity, we have already discussed and I am sure you know what is biodiversity। तो आपको पता है कि एनिमल्स और प्लांट के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो बहुत सारी डाइवर्सिटी है जो उसी को आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देन बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप डिफॉरेस्टेशन देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों जो आप ट्रीज़ को कट करते हैं कंटिन्यू, जो फॉरेस्ट को कंटिन्यू कट करके नंबर ऑफ ट्री डिक्रीज किया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जो हमारी जो सॉइल है वो कॉन्टीन्यूसली बहुत लार्ज अमाउंट में अगर केमिकल्स यूज़ करने या फिर फॉरेस्ट को कट करने से जो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। आप जानते हैं कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एनिमल, प्लांट
नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे एक फॉरेस्ट एक एग्जांपल हो सकता है इकोसिस्टम का, जहाँ पे ट्री, एनिमल, वहाँ पे वाटर बॉडीज़, एयर, ग्रीन ग्रास, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। देन यू कैन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा, फौना, ओके। देन माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बर्ड जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी दूसरे जगह पे आती हैं एग लेइंग करने के लिए और अपने एक बेहतर नेचुरल कंडीशंस के लिए, तो उन सभी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। देन नेशनल पार्क आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक क्या है? ये एक रिकॉर्ड है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की भी होती है और हम लोग नेशनल लेवल का भी अपने कंट्री के लिए बनाते हैं। देन सेंचुरीज़, तो यहाँ पे आपको बार बार बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बताया गया है। तो आपको आज के लिए होमवर्क दिया जाता है, आपको लिखना है व्हाट इज़ और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। यहाँ पे देखते हैं हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने जाना, देन नेशनल पार्क के बारे में जाना, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना, आर नेम्स गिवन टू द एरियाज मीन्ट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है, इन सभी का एम क्या है? इन सभी का एम है प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत सारे वेराइटी के ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कीवर्ड में भी आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना। तो आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट होते हैं उनको आप फ्लोरा और जो एनिमल है उनको फौना बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना। दीज आर द वर्ड्स used for the plant and animals of a particular area, that are flora and fauna. नेक्स्ट है इंडेमिक स्पीसीज। तो इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं देखते हैं। इंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आप देख सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोज है एक्सटिंक्शन के, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक। तो आप देख सकते हैं रेड डेटा बुक क्या है? ये एक रिकॉर्ड है। रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये एक बुक है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन इन द फिनोमेना। माइग्रेशन इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग। तो यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, इसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। तो अगर हम लोग पेपर सेव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और पेपर सेव करने के साथ हम लोग एनर्जी और वाटर भी सेव करते हैं साथ साथ, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के केमिकल जो कि इस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, उसको भी सेव करते हैं। और लास्ट है रीफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज।
तो रिफॉरेस्टेशन में न्यू ट्री प्लांट करके जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी कमी को पूरी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिससे आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू plant a tree around your home and try to revise the topic. In next session we will study this similar things with the help of PPT and we will solve the questions given in your NCERT book. Thank you for watching this session.